दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग चैप्टर आज शुरू करेंगे दोस्तों, वह है जल संरक्षण। ठीक है, किसके तहत? वह है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे इसके पॉइंट जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य क्या है? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ तो वर्ष 2009 में। क्या है? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ तो वर्ष 2009 में। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। क्या है? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ तो वर्ष 1974 में। ठीक है, क्या है दोस्तों? कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ तो याद रखिएगा वर्ष 1974 में, और इसे वर्ष 1988 में दोस्तों संशोधित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ तो याद रखिए वर्ष 1974 में, और इसे वर्ष 1988 में संशोधित भी किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कब जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, वर्ष 1974 में। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है? अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व जल संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है दोस्तों, तो वह है हमारा 22 मार्च को। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यानी कि हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे था, विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है थीम, याद रखिए कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या है दोस्तों? विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों विश्व जल दिवस 2023 की मुख्य विषय की, तो याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेटिंग चेंज। क्या है दोस्तों? एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है, विश्व जल दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि विश्व जल दिवस 2023 का मुख्य विषय है एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि शुद्ध जल कोयला, पेट्रोलियम तथा मछली में से जैविक संसाधन नहीं है। क्या है? शुद्ध जल कोयला, पेट्रोलियम तथा मछली में से जैविक संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों शुद्ध जल। क्या है? कह रहा है कि शुद्ध जल कोयला, पेट्रोलियम तथा मछली में से जैविक संसाधन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा शुद्ध जल जो है वह हमारा जैविक संसाधन नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए वर्ष 1985 में। क्या है? भारत सरकार द्वारा दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 1985 में। क्या है? भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया तो वर्ष 1985 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पॉइंट दिए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों सितंबर 1995 में। क्या है? सितंबर 1995 में दोस्तों इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। क्या है? कह रहा है कि सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। ठीक है, यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर दिया गया। ठीक है, यह था दोस्तों हमारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। ठीक है, जिसका गठन कब किया गया? 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा कि सितंबर 1995 में दोस्तों इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर दिया गया, जिसका पूर्व में नाम क्या था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, जिसका गठन 1985 में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह है दोस्तों हमारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर देखिए, वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यह है दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, और जिसका गठन कब किया गया? याद रखिए 1985 में। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि नदी तल में बहुत अधिक। क्या है? नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है भौम जल का प्रदूषण तथा भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। फिर देखिए, कह रहा है कि नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो
सकता है भौम जल का प्रदूषण तथा भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। ठीक है, फिर देखिए नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है भौम जल का प्रदूषण तथा भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। क्या है? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई तो फरवरी 2009 में। क्या है? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई दोस्तों फरवरी 2009 में। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2009 में। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है दोस्तों, तो वह है हमारा नमामि गंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट फिर से देखिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2009 में। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2009 में। फिर देखिए केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है तो वह है हमारा नमामि गंगे। क्या है? केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। ठीक है, आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। क्या है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया तो फरवरी 2009 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि एनजीबीआरए का लक्ष्य था कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए वर्ष 2020 तक। ठीक है, क्या है? एनजीबीआरए का लक्ष्य था दोस्तों कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए तो वर्ष 2020 तक। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का लक्ष्य था कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए तो वर्ष 2020 तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्या है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। फिर देखिए, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2009 में, क्या है? वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया तो राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ठीक है, क्या है? देखिए फिर से, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया दोस्तों, तो याद रखिए राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। फिर देखिए, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। अगला देखिए क्या है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कह रहा है कि जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, याद रखिए राजेंद्र सिंह। क्या है? जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों राजेंद्र सिंह। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से यानी कि वाटरमैन के नाम से जाना जाता है वह है राजेंद्र सिंह। फिर है देखिए, चलिए कह रहा है कि तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है। क्या है? तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है तो याद रखिए राजेंद्र सिंह। क्या है? तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है राजेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है वह है क्लोरीन को। क्या है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है क्लोरीन को। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। क्या है? मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है तो पहला देखिए कठोर एवं मोमी पर्ण, फिर है दोस्तों लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटों में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है तो कठोर एवं मोमी पर्ण। क्या है? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, फिर है पर्ण की जगह कांटों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे
कह रहा है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों, क्या है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। क्या है दोस्तों, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं, तो याद रखिएगा कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाली पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। अगला पॉइंट देखिए कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है कि नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। क्या है, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। क्या है, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। क्या है, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। फिर से देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। तो पहला है दोस्तों नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। क्या है, पहला है नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। दूसरा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। ठीक है, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। तीसरा है दोस्तों नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि आईयूसीएन ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है। क्या आईयूसीएन ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है, तो वह है हमारा गैंगेटेड डॉल्फिन। क्या है, आईयूसीएन ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है, तो वह है दोस्तों हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, याद रखिएगा कि आईयूसीएन ने इन्हें रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है, वह है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है कि भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो याद रखिएगा पटना में गंगा नदी के तट पर। क्या है, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र यानी कि एनडीआरसी की स्थापना की जा रही है, तो वह है पटना में गंगा नदी के तट पर। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है पटना में गंगा नदी के तट पर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं दोस्तों बाई कैच। ठीक है, क्या है, कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाली जालों में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाई कैच। क्या है, कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाली जालों में फंस जाती है, इसे कहते हैं बाई कैच। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए कि गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, तो वह है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका नाम है दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है हमारा प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों क्या कि गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो वर्ष 1997 में। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 1997 में। क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 1997 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखते जाइए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। पहला है दोस्तों क्या कि शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी, पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल के प्रयोग लायक बना सकेगी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए यहाँ शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ठीक है, फिर है ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे हमारा पॉइंट है वह कह रहा है दोस्तों कि 30 जून 2008 को क्या है, कह रहा है कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आरंभ की गई थी। इसी कार्य योजना का एक भाग है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। फिर देखिए कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आरंभ की गई थी और इसी कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आरंभ की गई थी और इसी कार्य योजना का एक भाग है दोस्तों राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए
पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा है। कह रहा है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, कह रहा है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1977 में। याद रखिएगा क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। ठीक है, याद रखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। चलिए आगे देखिए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण यानी कि आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है दोस्तों, तो याद रखिए कोलकाता में। फिर देखिए, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है यानी कि आर्सेनिक पॉल्यूशन, तो वह है दोस्तों कोलकाता में। चलिए आगे देखिए, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, तो याद रखिए हरियाली योजना। ठीक है, फिर देखिए, ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, तो हरियाली योजना। क्या है, ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, तो याद रखिए हरियाली योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, आगे के पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में क्या है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका क्या है। कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में, ठीक है, परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी कि नष्ट कर देती है। फिर देखिए, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण की भूमिका क्या है दोस्तों। कह रहा है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका क्या है दोस्तों, तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। फिर देखिए, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनिक विकिरण की भूमिका क्या है, तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। अगला देखिए, परावैंगनिक विकिरण एक प्रकार का है दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है, परावैंगनिक विकिरण एक प्रकार का है दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है, परावैंगनिक विकिरण है एक प्रकार का दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या है, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ओजोन भी होता है दोस्तों, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरेमीन भी होता है। क्या है, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, याद रखिए ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरेमीन भी। ठीक है, फिर देखिए, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरेमीन भी। क्या, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरेमीन भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फिर देखिए, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। क्या है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है यमुना कार्य योजना यानी कि यमुना एक्शन प्लान तथा गोमती कार्य योजना यानी कि गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। वह है दोस्तों गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। फिर देखिए कि यमुना कार्य योजना यानी कि यमुना एक्शन प्लान तथा गोमती कार्य योजना यानी कि गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया, तो वह है गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखिए, यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया, तो वह है गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था, तो 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। पुराना डाटा है, आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी यमुना की। क्या है, वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो वह है हमारे यमुना की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। फिर देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए यहाँ नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। क्या है, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है और यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। फिर देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो कह रहा है कि नदी
बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। क्या है? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है और यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। फिर देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यह नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है और यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है तो याद रखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है, फिर देखिए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। क्या है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। वह प्राधिकरण है दोस्तों राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से, क्या है? प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वह है दोस्तों हमारे भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ और पिछौला है राजस्थान। ठीक है, फिर देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वह है दोस्तों हमारा भोज मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है सुखना हमारा चंडीगढ़, फिर है दोस्तों पिछौला राजस्थान। ठीक है, चलिए फिर देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वह है हमारे भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिछौला राजस्थान। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है उड़ीसा की यह झील वह हमारी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है तो वह है हमारा बिंदु सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा की यह झील दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है तो याद रखिएगा बिंदु सागर। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो याद रखिएगा भीमताल को। क्या है? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो याद रखिएगा भीमताल को। क्या है? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। अगला पॉइंट देखिए, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रीय जल पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। फिर देखिए, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तो वह है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। फिर देखिए, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तो राष्ट्रीय जल पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। क्या है? राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा, वह है हमारा विविध। ठीक है, ध्यान से देखिए, मिसलेनियस। चलिए पहला देखिए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य विषय था। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मुख्य विषय था तो वह है हमारा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 का मुख्य विषय था तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। अगला देखिए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था तो याद रखिए जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय था तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय था जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम थी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। चलिए इंपॉर्टेंट है हमारा 2023 का थीम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ तो 1 जून 2021 को। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ 1 जून 2021 को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ 1 जून 2021 को। चलिए क्या है पूछ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को। क्या है? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला
देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणित चिन्ह है, तो याद रखिए एगमार्क। ठीक है, कह रहा है भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, तो याद रखिए एगमार्क। क्या है? भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, एगमार्क। फिर देखिए, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, एगमार्क। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे पॉइंट दोस्तों रिपीट किए गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंटों को ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ कह रहा है जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। क्या है? जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। क्या है? जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। क्या है? जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1983-84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम था, तो वह था दक्षिण गंगोत्री। क्या है? वर्ष 1983-84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या है? वर्ष 1983-84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम था दोस्तों, याद रखिए दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगला पॉइंट देखिए, भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की। क्या है? भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की, तो याद रखिएगा वर्ष 1988-89 में। क्या है? भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की वर्ष 1988-89। ठीक है, फिर है वर्ष 2012 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती। ठीक है, याद रखिए पहले का दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का मैत्री, तीसरे का भारती। ठीक है, पहले का दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का मैत्री, तीसरे का भारती। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि वर्ष 2012 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखिए भारती। ठीक है, पहला कब स्थापित किया गया? 1983-84 में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। 1983-84 में नाम दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, फिर हमारा 1988-89 में नाम है मैत्री। 1988-89 में नाम है मैत्री। फिर तीसरा वर्ष 2012 में नाम है भारती। ठीक है दोस्तों, क्या है? पहला दोस्तों 1983-84 में नाम है दक्षिण गंगोत्री। 1983-84 में नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, 1988-89 में नाम है मैत्री। 1988-89 में नाम है मैत्री। तीसरा हमारा वर्ष 2012 में नाम है भारती। ठीक है, भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। ठीक है, भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। क्या है? यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, तो वह है दोस्तों हमारा एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। फिर आगे देखिए, सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है, एजेंडा 21। क्या है? सतत विकास के संदर्भ में दोस्तों, सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है, एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है, एजेंडा 21। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, यहां कह रहा है दोस्तों, वह कार्य योजना जो वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई, वह है एजेंडा 21। क्या है? वह कार्य योजना जो वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई, वह है हमारा एजेंडा 21। ठीक है, फिर देखिए, वह कार्य योजना जो वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई, वह है दोस्तों हमारा एजेंडा 21। ठीक है, फिर कह रहा है कि एजेंडा 21 से संबंधित क्षेत्र है दोस्तों, वह है हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? एजेंडा 21 से संबंधित क्षेत्र है, पूछा गया प्रश्न है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करेंगे। कह रहा है त्वचा कैंसर, तो वह है हमारा परावैंगनिक प्रकाश यानी कि यूवी रेस। क्या है? त्वचा कैंसर, परावैंगनिक प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, त्वचा कैंसर, परावैंगनिक प्रकाश। क्या है? त्वचा कैंसर, परावैंगनिक प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर देखिए, त्वचा कैंसर,
परावैंगिक प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर देखिए त्वचा कैंसर, परावैंगिक प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया, पूछा गया प्रश्न है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। अगला देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है हैदराबाद में। क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है हैदराबाद में, पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थित है जयपुर में। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थित है जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। चलिए फिर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है दोस्तों पुणे में। ठीक है, फिर देखिए चलिए यहां से फिर देखिए एक बार देखते हैं फिर से। ठीक है, चलिए यहां देखिए ऊपर क्या दिया गया, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछे गए प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2023 तक भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है? क्या है? वर्ष 2023 तक भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है? ठीक है दोस्तों 40। ठीक है, यह अपडेटेड हो गया है, अब 42 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है तो याद रखिए महाबोधि मंदिर। क्या है? यूनेस्को की दोस्तों विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है तो याद रखिएगा महाबोधि मंदिर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है महाबोधि मंदिर। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। क्या है? सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ठीक है, सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ठीक है दोस्तों, सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अप्रैल 2023 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? क्या है? अप्रैल 2023 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो याद रखिए 12। ठीक है, अप्रैल 2023 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो याद रखिए 12। चलिए अगला देखिए, कह रहा है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र तो वह है हमारा बेंगलुरु में। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र वह है हमारा बेंगलुरु में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान तो वह है दोस्तों हमारा देहरादून में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो वह है हमारा भोपाल में। फिर देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र तो वह है हमारा बेंगलुरु में। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है दोस्तों हमारा देहरादून में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों वह है हमारा भोपाल में। फिर देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। फिर देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या है? प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या है? प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए यहां कह रहा है कि एपिको आंदोलन। ठीक है, याद रखिए पी हेगड़े। क्या है? एपिको आंदोलन पी हेगड़े। ठीक है, चिपको आंदोलन SL बगुड़ा यानी कि सुंदरलाल बहुगुड़ा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वह है हमारी मेघा पाटकर। शांत घाटी आंदोलन वह है हमारे डॉक्टर सलीम अली। फिर देखिए एपिको आंदोलन पी हेगड़े। एपिको आंदोलन पी हेगड़े। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुड़ा यानी कि SL बहुगुड़ा। चिपको आंदोलन SL बहुगुड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। नर्मदा
नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। फिर देखिए एपिको आंदोलन पी हेगड़े, एपिको आंदोलन पी हेगड़े। चिपको आंदोलन एसएल बहुगुणा, चिपको आंदोलन एसएल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति के क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। क्या है? भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। फिर देखिए, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। क्या है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वह है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा तो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2023 में वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा तो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, विश्व तंबाकू निषेध फिर से देखिए, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निरोध दिवस 2023 की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। क्या है? विश्व तंबाकू निरोध दिवस 2023 की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। क्या है? वी नीड फूड नॉट टोबैको। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 2023 की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है दोस्तों धूम्रपान मुक्त होना वर्ष 2025 तक। फिर देखिए, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है दोस्तों धूम्रपान मुक्त होना वर्ष 2025 तक। फिर देखिए, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है धूम्रपान मुक्त होना वर्ष 2025 तक। चलिए अगला देखिए, 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, पुरुष दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं 19 नवंबर को, याद रखिएगा। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है विश्व शौचालय दिवस। क्या है? 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, पुरुष दिवस भी इसी दिन हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है विश्व शौचालय दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, सुमेल करेंगे 5 जून। विश्व वानिकी दिवस सुमेल करेंगे 21 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, अक्टूबर का प्रथम सोमवार। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस बार बार पेपर में पूछा गया, याद रखिए 16 सितंबर। ठीक है, फिर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सही सुमेलित है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। क्या है? राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। राष्ट्रीय जल मिशन 2011। क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन 2011। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014। फिर है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। फिर देखिए, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। क्या है? राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। राष्ट्रीय जल मिशन 2011। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010।
2010। फिर देखिए राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। फिर देखिए राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। फिर देखिए राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिए 22 मई को। क्या है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है तो वह है दोस्तों हमारा समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फिर है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। यहां देखिए कह रहा है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया तो गांधी जयंती पर। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया तो याद रखिए गांधी जयंती पर। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया तो गांधी जयंती पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पूछा गया प्रश्न है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है हमारा धार, मध्य प्रदेश। क्या है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है हमारा धार, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है हमारा धार, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जोधपुर में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है, जोधपुर में। अगला फिर देखिए वही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कह रहा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी स्थित है, जोधपुर में। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी स्थित है, जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी स्थित है, जोधपुर में। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, वह है हमारा नई दिल्ली में। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, नई दिल्ली में। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, नई दिल्ली में। अगला देखिए, क्या है? एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। क्या है? एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। कह रहा है विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है वह है हमारा कृषि। फिर देखिए कह रहा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों जोधपुर में। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वह है स्थित हमारा जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया, याद रखिए, पूछा गया प्रश्न है, वह है वर्ष 1937 में। क्या है? एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है तो वह है हमारा कृषि। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है तो याद रखिए गंगा नदी, डॉल्फिन। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है तो याद रखिए गंगा नदी, डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा नदी, डॉल्फिन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए, क्या है? मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है वह है दोस्तों हमारा हीलियम। क्या है? मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है वह है हमारा हीलियम। क्या है? मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है वह है हमारा हीलियम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है हमारा वनारोपण। ठीक है, फॉरेस्टेशन। ठीक है,
कह रहा है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है वनारोपण। क्या है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है दोस्तों हमारा वनारोपण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगर किसी क्षेत्र को लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? क्या है? अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। फिर है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। अगला देखिए, कह रहा है कि वह हरिकेन जिसने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व और एवं पूर्वीय तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावी किया, तो वह है दोस्तों हमारा सैंडी। फिर देखिए, वह हरिकेन जिसने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया, वह है हमारा सैंडी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पूछा गया प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है, आगे के पॉइंट देखिए, देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 की मुख्य विषय या थीम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया है। ठीक है, पूछा जा भी सकता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो कह रहा है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो याद रखिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का मुख्य थीम क्या है? तो याद रखिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों या पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। क्या है? यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। फिर देखिए, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। तो यह है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, रासायनिक आयुध निषेध संगठन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, वह है दोस्तों हमारा रासायनिक आयुध निषेध संगठन। क्या है? रासायनिक आयुध निषेध संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, रासायनिक आयुध निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। ठीक है, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि इस समय 193 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो वह है OPCW के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के। ठीक है, इस समय 193 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो वह है दोस्तों हमारे OPCW में। ठीक है, क्या है? OPCW में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह है OPCW के सदस्य देश। क्या है? विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो OPCW के सदस्य देश, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के सदस्य देश। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे। कह रहा है कि हरित भारत मिशन। क्या है? हरित भारत मिशन, यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। क्या है? हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। ठीक है, देखेंगे, चलिए क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। फिर देखिए, हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति। क्या है? वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। फिर देखिए, हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण, यानी कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह है हमारा पर्यावरण सुरक्षा
पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह है हमारा पर्यावरण सुरक्षा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह है पर्यावरण सुरक्षा। अगला देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। क्या है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, वह है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। चलिए आगे के पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। क्या है? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां फिर तीनों को देखिए। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। तो पहले हैं दोस्तों लेबनान के आर्सेन सील। क्या है? लेबनान के आर्सेन सील। दूसरे हैं दोस्तों कौन? पेरू के कान स्टेटेटिनो ओक्का चुटास तथा कैमरून की सेसिली बिबियाने जैबटे प्रेरणा व कार्यवाही श्रेणी में। ठीक है, क्या है? लेबनान के आर्सेन सील, पेरू के कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास तथा कैमरून की सेसिली बिबियाने जैबटे प्रेरणा व कार्यवाही श्रेणी में। दूसरा है ब्रिटेन के सर पार्थ दास गुप्ता विज्ञान व नवाचार श्रेणी में। ब्रिटेन के सर पार्थ दास गुप्ता विज्ञान व नवाचार श्रेणी में। तीसरे हैं भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को उद्यमी दूरदृष्टि श्रेणी में। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को उद्यमी दूरदृष्टि श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। यहां देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा हरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है तो वर्ष 1990 से 1999 को। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक आपदा हरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 1999 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा हरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 1999 को। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1990 से 1999 को। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है तो वह है सियरा लियोन। क्या है? प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सियरा लियोन। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सियरा लियोन। चलिए अगला देखिए, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वह है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, नीचे वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है तो सियरा लियोन। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है तो सियरा लियोन। जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। फिर है जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है वह है मोन्टाना। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है वह है मोन्टाना। ठीक है, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है वह है मोन्टाना। ठीक है, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वह है ऑस्ट्रेलिया। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है वह है मोन्टाना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं, यहां देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित हैं तो वह है दोस्तों हमारा साबुन एवं अपमार्जक, फिर है दोस्तों कागज एवं प्लास्टिक, फिर है दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित हैं तो साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। फिर देखिए इको मार्क योजना 1991 में
उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित हैं तो साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में पूर्व संवेष्टित यानी कि प्री पैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह है। फिर देखिए, भारत में पूर्व संवेष्टित, ठीक है, यानी कि प्री पैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह है संगठकों की सूची, जिसमें संयोजी शामिल है पोषण विषयक सूचना, शाकाहारी, मांसाहारी। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि भारत में पूर्व संवेष्टित यानी कि प्री पैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह है संगठकों की सूची, ठीक है, जिसमें संयोजी शामिल है। फिर है पोषक विषयक सूचना यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है वह है फसली भूमि। क्या है? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है वह है फसली भूमि। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि। अगला देखिए, अगला है दोस्तों क्या, ध्यान से देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए, वह है कि जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियत है। क्या है? जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियत है वह है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियत है वह है दोस्तों हमारा एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, क्या है? कह रहा है कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। वह है हमारा बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS। फिर देखिए, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन भी करता है। वह है हमारा बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे के प्रश्न देखते जाइए। कह रहा है दोस्तों सदाबहार फल वृक्ष है तो वह है हमारा लोकाट। क्या है? सदाबहार फल वृक्ष है तो वह है हमारा लोकाट। क्या है? सदाबहार फल वृक्ष है वह है हमारा लोकाट। अगला देखिए, मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है तो कैगा तथा कल्पक्कम में। क्या है? मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कैगा तथा कल्पक्कम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। क्या है? देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है हमारा मसूरी। क्या है? देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है प्लिस्टोसीन हिमयुग। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है प्लिस्टोसीन हिमयुग। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ वह है प्लिस्टोसीन हिमयुग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसे पक्षी हैं साधारण मैना। क्या है? फिर देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं तो वह है साधारण मैना। अगला देखिए, यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं तो वह है दोस्तों चित्रित बलाक यानी कि पेंटेड स्टार्क। फिर देखिए, कह रहा है कि यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है और इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं तो वह है चित्रित बलाक। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। यदि तिब्बत के पठार भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश लद्दाख आदि में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि यह सर्वभक्षी है जो पौधे की जड़, कंद मूल, आलू, कीड़े मकोड़े